मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7th की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि जो चैप्टर है वो हमारा किसके बारे में है, रक्त और शरीर के बारे में। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे शरीर में रक्त का क्या काम है और रक्त कैसे बनता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से ही उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। सबसे पहले किसके बारे में बात की गई है? अनिल के बारे में, जिसकी एक छोटी बहन है। उसको क्या हुआ है? उसको थकान महसूस होती है और भूख भी नहीं लगती। तो अनिल अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेके आया है। अब जब डॉक्टर के पास लेके आया है तो अनिल को वहाँ अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अब डॉक्टर दीदी ने जो है उसका टेस्ट को किया है, किसका? दिव्या का। उसकी रक्त की कुछ बूंदें निकाली और वो स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड क्या होता है? कांच की छोटी सी पट्टी होती है जिस पर रक्त की बूंदें लगाई जाती हैं। अनिल, तुम आगे बोल दिया कि अनिल, रिपोर्ट कल आ जाएगी तो तुम कल रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना अर्थात एंट्री करना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया हुआ है। तो जब वो अनिल अंदर गया तो क्या कर रही थी डॉक्टर दीदी? सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जाँच कर रही थी। जब अनिल पहुंचा वहां पर तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच की जा रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कोई छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। दीदी ने फिर उसको इशारा किया कुर्सी पर बैठने के लिए, तो अनिल वहां पर बैठ गया। जब स्लाइड की जांच पूरी हो गई तो साबुन से हाथ धोते हुए डॉक्टर दीदी ने कहा कि दिव्या को एनीमिया हुआ है। अब एनीमिया क्या होता है? एक ऐसी बीमारी होती है जो खून की कमी से होती है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आप क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। किसने? अनिल ने। अनिल पूछता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है, अर्थात एनीमिया क्या होता है? डॉक्टर दीदी ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, अर्थात एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। यहाँ पर जो दीदी है, डॉक्टर दीदी, वो बता रही है कि जब हम रक्त को देखते हैं तो वो एक लाल द्रव के समान वो हमें दिखाई देता है, किंतु जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, अर्थात उस यंत्र से देखते हैं जिससे छोटी चीज़ें बड़ी दिखाई देती है, तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगता। भानुमति का पिटारा अर्थात एक मुहावरे के रूप में इसको प्रयोग में लाया गया है यहाँ पर, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। किसके? रक्त के बारे में बताया जा रहा है कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा, अर्थात दो भाग में से एक भाग प्लाज्मा होता है। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। और एक जो फर्स्ट जो बताया गया भाग उसका, वो क्या होता है? प्लाज्मा, जो तरल होता है।
दूसरा जिसे बिंबाणु कहा जाता है, बिंबाणु या प्लेटलेट, जो कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ जिसका कोई रंग ही नहीं होता है, इस प्रकार के कण होते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, अर्थात जो द्रव होता है उसमें तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अब जो दीदी है उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो ऐसा यंत्र है छोटी चीज़ों को बड़ा देखने वाला, उसके नीचे उस स्लाइड मैंने बताया क्या, कांच की छोटी सी पट्टी, उसको लगाया, उस पर रक्त की बूंदें थी और उस पर फोकस किया और बोली, अनिल देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। अर्थात जो उस रक्त की बूंद में जो कण दिखाई दे रहे थे वो कौन से कण थे? लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। अब जब स्लाइड देखी अनिल ने तो उसे बहुत हैरानी हुई और वो उन्हें देखकर हैरान होकर बोला कि इतनी छोटी सी बूंद में और इतने सारे कण, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर कि छोटी छोटी जैसे बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल अर्थात यानी बीच में से जो दबे हुए, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको कि कैसे होते हैं, जो बीच में से दबे हुए होते हैं, इस तरह के बनावट वाले होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कह रहे रक्त की एक बूंद में इन कणों की संख्या कितनी बताई है? लाखों में बताई है। और यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ये लाल रक्त कण होते हैं ये इनकी संख्या लाखों में होती है और इनका काम क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं और सांस लेने पर जो साफ हवा में से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसको पूरे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये लाल रक्त कण ही करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, लेकिन 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जब दीदी ने बताया कि 4 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, तब अनिल क्या कहता है कि कुछ महीनों में ही फिर तो ये सारे खत्म हो जाते होंगे। तो दीदी जो है सुनकर थोड़ी मुस्कुरा उठी और बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। जब ये नष्ट होने का इनका टाइम आता है तब तक और नए भी बन जाते हैं। तो वो जो नए होते हैं वो ये जो नष्ट हो जाते हैं इनके स्थान पर इनका जो है स्थान वो ले लेते हैं। फिर बताती है कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, अर्थात ऐसे बहुत से तत्व होते हैं हमारे शरीर में जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं और रक्त को बनाने के काम में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अर्थात इन तत्वों को अब किसकी रक्त को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की, लौह तत्व की और विटामिन। इनको कच्चे माल के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब ये चीज़ें हमारे शरीर में जाती है तो ये जो है रक्त बनाने में हेल्प करती है।
यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो बताया गया है कि अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो फिर रक्त अच्छे से बनता रहता है। उसके लिए हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त अर्थात मांस, ये तत्व जो है उपयुक्त मात्रा में इनमें होते हैं और इनसे रक्त निर्माण होता है। यदि आगे बताती है दीदी, डॉक्टर दीदी, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की। इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये पौष्टिक आहार नहीं लेता है, उसके शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन अच्छी सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो रक्त निर्माण वाले जो तत्व होते हैं ये नहीं बन पाते हैं, रक्त कण हमारे शरीर में नहीं बन पाते और रक्त में फिर इनकी कमी हो जाती है, जो कि लाल कणों की कमी को ही क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया इसे कहते हैं। जब शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, एनीमिया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? कौन पूछ रहा है? अनिल। अनिल क्या पूछता है कि केवल संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अब डॉक्टर दीदी बताती है कि ऐसे तो ये जो है काफ़ी कारणों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण क्या है, पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। अब यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि डॉक्टर दीदी यहाँ पर बताती है कि एनीमिया से जो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी बताया गया। इसके अलावा और क्या कारण बताया गया, पेट में कीड़ों का हो जाना। और पेट में कीड़े कैसे होते हैं, दूषित जल से, दूषित खाद्य पदार्थ से ये कीड़े हो जाते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरी सफाई हमें रखनी चाहिए। खाद्य पदार्थ सफाई से, ताज़ा खाद्य पदार्थ हमें खाना चाहिए और भोजन करने से पहले हमें हाथ धो लेने चाहिए, साफ पानी हमें पीना चाहिए। तो अनिल एक किस्म के कीड़े, आगे बताती है जो डॉक्टर दीदी है, आगे कहती है कि अनिल एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर दीदी बताती है कि एक किस्म के ऐसे कीड़े भी होते हैं जो ज़मीन के बिल्कुल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और इन अंडों से जो उत्पन्न लार्वा होता है वो त्वचा के रास्ते अर्थात जो हमारी स्किन होती है उसके रास्ते शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु या प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब जो अनिल है वो पूछ रहा है कि ये तो जो आपने अभी बात बताई ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे कुछ और भी जानना है। और वो क्या है कि जो रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण ये भी होते हैं, अब शरीर में इनका क्या काम होता है, इसके बारे में अनिल पूछ रहा है। वो देख लेते हैं। जो डॉक्टर दीदी है उन्होंने बोला, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। डॉक्टर दीदी ने क्या बताया कि जो सफ़ेद होते हैं, जो सफ़ेद कण होते हैं वो
वीर सिपाही क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ बिंबाणुओं का क्या काम बताया कि अगर चोट लग जाती है तो रक्त को जमाने का काम बिंबाणु करते हैं। और रक्त को कैसे जमाते हैं? वो एक जाले की दीवार सी बना देते हैं, जिससे कि फिर क्या होता है कि रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। अब डॉक्टर दीदी ने कहा कि अगर ज़्यादा खून बहता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसके लिए टाँके भी उसे लग सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब कहते हैं कि जैसे रास्ते में लेके जा रहे हैं किसी भी मरीज को जिसका रक्त ज़्यादा बह रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से जो रक्त है वो कम बहे। और अगर ज़्यादा रक्त बह जाता है तो उसके लिए रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत उसे पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। दीदी कहती है कि हमें जो है किसी भी व्यक्ति का ऐसे ही रक्त नहीं चढ़ा दिया जाता। रक्त 4 समूह में बांटा गया है और जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत होती है पहले उसकी रक्त की जांच की जाती है और उसी समूह का रक्त उसे, जिस समूह का रक्त उस व्यक्ति का है, उसी समूह का रक्त उसे दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त का कोई व्यक्ति मिले ही ना, तब अनिल ने पूछा। अब अनिल पूछता है कि अगर जिस वक्त हमें ज़रूरत हो और हमारे रक्त समूह का व्यक्ति ही ना मिले तो फिर क्या करें? तो आगे अब डॉक्टर दीदी क्या कहती है कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। तो यहाँ बताती है कि ऐसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं जहाँ पर रक्त हमें मिल जाता है और सभी प्रकार का, सभी समूह का रक्त हमें ब्लड बैंक में मिल जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। अब इन ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आता है? हम जैसे लोग जब रक्तदान करते हैं तभी इनमें रक्त आता है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। ये कौन बताती है? डॉक्टर दीदी। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। जब अनिल अपने लिए पूछता है कि रक्तदान करने के लिए, तो दीदी ने क्या बताया कि अभी तुम छोटे हो। कितनी उम्र का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी धारणा होती है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी हो जाएगी, रक्तदान मत करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं होती है। हमारा जो शरीर है इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। हमारे शरीर में कितना लीटर खून बताया गया? 5 लीटर। और अगर इसमें से हम थोड़ा सा दान कर दें तो इससे किसी दूसरे का जीवन बच सकता है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी।
फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो जब दीदी ने कहा कि हमें रक्तदान करना चाहिए, तो अनिल कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। दीदी जो है उसकी बात सुनकर खुश हुई और उसने उसको शाबाशी दी।